उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वाली एग्जांपल करी होगी होमवर्क में, बिकॉज इस एग्जांपल में ऊपर वाले दिए पैराग्राफ में छोटी सी बात एक्सप्लेन करी गई है। कहता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर 1920 में कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी, 35%। और अगर प्रीवियस ईयर में हाफ 180 डेज के लिए यूज़ करा तो 17.5 लगेगा। बट अगर यही आपने प्रीवियस ईयर 2021 में अगर कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 20% के हिसाब से मिलेगी। और जो प्रीवियस ईयर में अगर 180 डेज से कम यूज़ करा है तो मतलब अप टू और लेस देन 180 डेज है तो वो 10% हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अब हम बात करते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन की। कोई भी इन केस ऑफ पावर कंसर्न एज कवर्ड इन क्लॉज 1 अबव, इफ द एसेट इज सोल्ड, मान लो कि अगर एसेट बेचना है, डिस्कार्ड करना है, डिमोलिश करना है और अदरवाइज डिस्ट्रॉय करना है प्रीवियस ईयर में, अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज बॉट टू यूज। कहता कि जिस साल में आपने खरीदा था उसके अलावा अगर किसी भी साल में बेचना, डिस्कार्ड, डिमोलिश या अदरवाइज डिस्ट्रॉय करना है तो द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी द अमाउंट depreciation amount will be the amount by which the money payable in respect of such building, plant or together with the amount of scrap value, if any shortfalls of the written down value thereof, the depreciation will be available if the deficiency is actually written off in the books of assessee। वो क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ पे ये कहना चाहता है टर्मिनल, अगर आपने कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर में आपने डिस्ट्रॉय, डिस्कार्ड करनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, वो वाली अमाउंट जो मनी पेबल है उसकी रिस्पेक्ट में बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, टुगेदर विद द अमाउंट पेबल प्लस स्क्रैप वैल्यू अगर कोई भी है, अगर कोई भी है तो ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगी। अगर कोई भी फॉल शॉर्ट ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू, the depreciation will be only available if the deficiency is actually written off in the books of assessee। कहते हैं डेप्रिसिएशन तभी मिलेगी जब एक्चुअली बुक्स में रिटर्न ऑफ होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ होगा। ठीक है, चलो आगे। मीनिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स, मनी पेबल, ये सोल्ड, ये कुछ ये टर्म्स हैं, ये आप पढ़ेंगे, होमवर्क में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको रीड करेंगे। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्या कहना चाह रहा है, कहता 4 मेन कैटेगरीज, इसको ब्लॉक्स भी कहते हैं, 4 मेन ब्लॉक्स ऑफ एसेट है। कहता ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4, और इसी का ही पार्ट है इंटेंजिबल एसेट्स का। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, आपको रेट वाइज याद रखना है। मैं एक बारी सारे के सारे रेट्स पढ़ देता हूँ आपके लिए। बिल्डिंग विच आर मेनली यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस 5%, तो रेजिडेंशियल के लिए 5%। बिल्डिंग विच आर नॉट यूज फॉर मेनली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस फॉर कवर्ड इन ब्लॉक 1 एंड 3 अबव। ठीक है जी, वो क्या करना चाह रहा है, नॉर्मल जो बिल्डिंग है वो 10%। बिल्डिंग 1 सितंबर के 2002 के बाद एक्वायर करी गई है फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, तो ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए है, उसके ऊपर आपको कितनी डेप्रिसिएशन मिलती है, 40%। ठीक है जी। उसके बाद प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स, कई बार आपने देखा होगा कि घर या एक बड़ा बहुत सारा प्रोजेक्ट बनना है, उसके लिए लेबर जो है एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर देती है, तो उसके ऊपर कितना मिलता है, 40% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गया, वायरिंग्स हो गया, स्विचेस हो गए, अदर सॉकेट्स हो गए, तो ये 10% मिलता है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन द बिल्डिंग, यानी कि मोटर कार्स जो हैं जो बिजनेस के मतलब बिजनेस जो हायर और रिलीज के लिए दिया गया, हायरिंग और यानी कि अगर गुड्स कैरेज के लिए दिया गया, यूज इन द बिजनेस यानी कि उन्हीं को रन करने के लिए। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं वो सिर्फ यही काम करते हैं, मोटर व्हीकल्स, मोटर कार्स ही रनिंग कराते हैं, ये टैक्सी के लिए हो गया या गुड्स की इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, तो उसके लिए 30% है। जो उनका बिजनेस है, जो पर्टिकुलर बिजनेस ही है,
रनिंग रनिंग का, मोटर व्हीकल को रनिंग कराने का, तो 15% है उसके बाद। ठीक है जी। अब बसेस, ये मोटर बसेस यानी कि हैवी व्हीकल की बात करता है। मोटर लॉरीज होगी, मोटर टैक्सीज होगी, यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग और हायर, यानी कि रनिंग और हायरिंग के लिए तो ये 45% मिलेगा। ठीक है जी, ये सिर्फ कार्स के लिए है। और ये बसेस, लॉरीज एक्सेट्रा, यानी कि ये हैवी व्हीकल के लिए। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये कौन कौन सी है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ अबव ऑन हायर, यानी कि अगर आपने हायर पे लिया, ये क्या है, ये परचेज पे था, और यहाँ पे क्या आ गया, ये हायर पे अगर लिया। मोल्ड्स यूज्ड इन रबर प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज, कोई भी अगर आपके मोल्ड्स है, मोल्ड्स आपको पता होगा कि हर एक चीज़ बनाने के लिए आजकल मोल्ड्स ही तो लगते हैं, उसके ऊपर 30%। एरोप्लेन्स, एरो इंजन्स, वो 40% है। स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, उसके ऊपर 40% है। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 30% है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट 40% है। उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये ऊपर भी पड़ा था, वाटर ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए ये 40% था। ऑयल वेल्स, तेल के कुएं 15%। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जैसे विंड मिल हो गया, उसके ऊपर 40%, अगर स्पेसिफाइड होगा तो ये 40% होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी के ऊपर भी, यानी कि रिन्यूएबल जो रिन्यू कर सकते हैं उसके ऊपर 40%। विंड मिल्स एंड एनी स्पेसिफिकली डिजाइन डिवाइसेस रनिंग ऑन विंड मिल्स इंस्टॉल, यानी कि विंड मिल्स की अभी तक के लिए 40% ही चल रहा था। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, जो 31 ऑफ मार्च 2014 से पहले पहले अगर कोई इंस्टॉलेशन करी गई है, और एनी स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर और पंप्स रनिंग ऑन द विंड एनर्जी, अगर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस जो है वो 31 ऑफ मार्च 2014 से पहले, तो उसको 15% दिया जाता था। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको 40% की डेप्रिसिएशन में डाला गया। बुक्स जो एनुअल पब्लिशिंग है, जिनकी हर साल पब्लिश होती है, उसको 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरीज, यानी कि लाइब्रेरीज में जो पढ़ने वाली बुक्स है वो 40% है। प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट्स है 15% है। उसके बाद शिप्स, ओशन गोइंग शिप्स, मतलब जो समुद्र में जाने वाले शिप्स हैं वो। वेसल्स ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 3 20%। स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग ऑन द इनलैंड वाटर, यानी कि शिप्स के ऊपर आने वाली सारी चीज़ें वो 20% के रेट के ऊपर ही लगेगी। इंटैंजिबल एसेट्स कहता कि कंप्यूटर के अलावा वाला एसेट जो नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल लाइट ऑफ द सिमिलर नेचर, उसके ऊपर 25% है। स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स रूल्स फॉलो करने हैं फॉर डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट अंडर रूल 1 अंडर 8। इसके वो ये कहना चाह रहा है, इसके अलावा भी और बहुत सारे एसेट्स हैं जो आपके ध्यान में आ सकते हैं, उसको उसके लिए ये रूल्स फॉलो करने हैं। बट इन केस आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो रेट्स दिए होंगे, आपको सिर्फ एक एस्टिमेट देना है, या आपको एक ब्लॉक की क्लासिफिकेशन सिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सर्टेन एसेट्स। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कोई भी अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है ताकि आप मैन्युफैक्चर कर सको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आर्टिकल या कोई ऐसी चीज़ यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी और अदर नो हाउ डेवलपमेंट in or is an article or thing invented in a laboratory owned or financed by the government। कहता कोई भी चीज़, यानी कि आपने कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बनाई है, कोई ऐसा आर्टिकल बनाने के लिए आपने इंस्टॉल करी है, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है कोई भी आर्टिकल ऐसा बनाने के लिए जो कि एक लेबोरेटरी में बननी है, और वो जो है लेबोरेटरी वो गवर्नमेंट ओन्ड है या पब्लिक सेक्टर है या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। ठीक है जी, जो कि जो यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रमाणित है, तो उसके ऊपर जो क्वालिफाइंग डेप्रिसिएशन है
वो एट द रेट ऑफ 40% है। ठीक है जी। सरकारी जो डिपार्टमेंट के अंडर आती है या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आती है, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 40% है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या है? राइट टू यूज सच टेक्नोलॉजी और नो हाउ और टू मैन्युफैक्चर or produce such an article or thing has been acquired from the owner of such laboratory or person deriving title from such owner। वो क्या कहना चाह रहा है? कहता है ये जो राइट टू यूज है उस टेक्नोलॉजी का या अदर कोई नो हाउ है और टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट और सच आर्टिकल्स हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ सच लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के ओनर के तो द्वारा ही एक्वायर किया गया हो वो जो राइट टू यूज है। ठीक है जी, राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी, तो ये राइट टू यूज की बात कर रहा है। राइट टू यूज क्या है? The return filed by the assessee for any previous year in which said machinery is acquired should be accompanied with a certificate with the Secretary Department of the Science। यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ साथ आपको क्या देना है? सर्टिफिकेट, वो जो किसने साइन किया हो, सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ साइन है, यानी कि सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा करा हो। ठीक है जी। The machinery or plant is not used for the purpose of business of the manufacture or production of any articles or things specified in the 11th schedule। कहता मशीनरी ये जो 11th शेड्यूल के अंदर है इन सब चीज़ों के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। द एक्सक्लूजन लिस्ट कंप्राइज ऑफ बियर, तुम बियर, वाइन, अदर अल्कोहलिक स्पिरिट्स, tobacco preparation, cosmetic, toilet preparations, toothpaste, dental cream, tooth powder, soap, confectionery, chocolates, other machinery or apparel, steel furniture। कहता है ये सब चीज़ों के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। The depreciation ordinarily allowable to an assessee in respect of any block of asset shall be calculated at the above specified rate on the WDV of such block of asset are used for the purpose of business or profession of assessee at any time during the previous year। वो क्या कहना चाह रहा है? जो डेप्रिसिएशन अलाउ करी गई है किसी भी ब्लॉक ऑफ एसेट में वो स्पेसिफाइड रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाएगी ऑन सच ब्लॉक ऑफ एसेट्स विच आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है जी, जो प्रीवियस ईयर में करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप है, सिंपल है। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1st of April 2020। कहता है एक ओपनिंग WDV थी 1 अप्रैल 30 लाख रुपए की थी। आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी और एक्वायर करी और पुट टू यूज प्रीवियस ईयर 2021 में करा। ठीक है जी। एक थी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर एंड पुट टू यूज 15/12/2020, तो ये भी प्रीवियस ईयर उसी में है। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस 21/2021। तो आपको इतना पता है कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, और कंप्यूटर के ऊपर तो 40% डेप्रिसिएशन है। बट ये पुट टू यूज देख लो कि 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरे साल की लगेगी, और 180 डेज से कम है तो आधे साल की लगेगी। तो वो अब लो जी हम इसका देखते हैं। वो ये क्या कहना चाह रहा है? कहता कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31st of March 2021। 30 लाख रुपए तो प्लांट एंड मशीनरी के है ही हैं, उसमें प्लांट एंड मशीनरी एक और जोड़ी है और एक प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए की और जोड़ी है और एक कंप्यूटर है। ठीक है जी, तो 2 ब्लॉक हो गए बेसिकली। वो क्या कहना चाह रहा है? ये टोटल 50 लाख रुपए की जो डेप्रिसिएशन होगी जिसमें 180 डेज से ज़्यादा के लिए एक्वायर करा, ये वाली, ये दोनों जो होगी, ये वाली जो दोनों होगी मोर देन 180 डेज के लिए होगी, और ये लेस देन, ये दोनों जो होगी वो लेस देन 180 डेज होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने डेप्रिसिएशन कैसे लगाई है। कहता है ये जो 30 और 50 है, ये 50 लाख के ऊपर आपका जो 50 इसका रेट कितना था 30% के हिसाब से कैसे लगा दिया इसने। As per the second provision to section 32 subsection 1(2) where an asset acquired during the previous year less than 50%, तो उसकी depreciation हम restrict करते हैं 50% के लिए, ये बात ठीक कह रहा है। Therefore the normal depreciation on plant and machinery acquired and put to use on 15/12/2020 and computer acquired is 50% of the 15% and 40%। ओके, तो ये नॉर्मल 15% है, तो ये नॉर्मल अभी
15% की बात कर रहा है तो ये आ गया 7.5 लाख रुपए। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक जो एसेट हमारा एक और है 20 लाख रुपए के ऊपर, 7.5% ऑफ द 50% ऑफ द 15% since put to use for the less than, और ये जो है ये देखो 8 लाख रुपए के ऊपर, 8 लाख वाली जो मशीनरी थी, प्लांट एंड मशीनरी थी, उसका 15% तो होना चाहिए था, बट उसके ऊपर तो आपने लेस देन 180 डेज यूज करा तो 7.5% हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये होगी नॉर्मल डिप्रिसिएशन 60,000 की। ठीक है जी, अब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन की, सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन की, एक जो प्लांट मैंने एक्वायर करा, ये कितने का, 20 लाख रुपए का, इसके ऊपर मेरी पूरे पूरे के पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 20% हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो 20% हो गई है यहाँ पे, तो ये 4 लाख रुपए आ जाएगी। बट ये जो 8 लाख रुपए की एक्वायर करी थी, इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी है, 8 लाख के ऊपर 20% का आधा परसेंट यानी कि 50%, तो यानी कि 10% हो जाएगा 80,000। तो मेरी टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन तो होगी 4,80,000, बट मेरे प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक के लिए होगी 12,90,000। और ये वाली अगर डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो 3 लाख रुपए का अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा था, तो ये 3 लाख रुपए इंटू 40% का भी 50%, क्योंकि ये लेस देन 180 डेज था, ये लेस देन 180 डेज के लिए है, 180 डेज से कम के लिए था, तो ये हो जाएगा 60,000। तो अभी मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, बाकी इसके वर्किंग नोट आप पढ़ लेना। अब हम हायर परचेज की बात करते हैं। इन द केस ऑफ एसेट अंडर हायर परचेज सिस्टम, अगर कोई भी हायर परचेज सिस्टम से है, द सिस्टम ऑफ द अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी अकॉर्डिंग टू द ये वाले सर्कुलर के अकॉर्डिंगली है, जो कि ये चीजें बताता है। इन केस ऑफ एवरी पेमेंट purporting to be for the hire or production or agreement under which the payment is made would be insisted upon by the department, यानी कि पेमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट करनी है, डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट करनी है। ठीक है जी, where effect of an agreement is that the ownership of asset is at once transferred on the lessee, the transaction should be regarded as one of the purchase by installments and consequently no deduction in respect of higher amount should be made। वो क्या कहना चाह रहा है कि with the effect of agreement, ओनरशिप जो है एसेट की एक बारी ट्रांसफर होगी ऑन लीज, वो रिगार्ड करी जाएगी परचेज बाय द इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि धीरे 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 जैसे जैसे मैं पेमेंट करता जाऊंगा वो मेरी ओनरशिप बढ़ती जाएगी। कंसिक्वेंसेस, नो डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हायर अमाउंट शुड बी मेड, और हायर की जो अमाउंट थी उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिली। दिस प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल इन अ केस वेयर लेसर ऑब्टेन्स द राइट टू सू फॉर द अरियर्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट बट हैज नो राइट टू रिकवर बैक द एसेट, यानी कि मनी रिकवर करने के लिए तो राइट रहेगा, मनी रिकवर का राइट लेसर के पास रहेगा, राइट विद लेसर, बट वो एसेट बट कांट क्लेम एसेट बैक। ठीक है जी, वो एसेट बैक नहीं कर सकता फ्रॉम लेसी। डेप्रिसिएशन लेसी को मिलेगी, इस केस में डेप्रिसिएशन जो है वो लेसी को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। Where the term of agreement provide that the asset eventually become the property of the hirer or confer or hirer an option to purchase an asset, the transaction should be regarded as one of the hire purchase. In such case, periodical payment made by the hirer should, for all tax purposes with regard to the made up of the consideration for the hirer, which will be allowed deduction in the assessment. Payment on account of the hire purchase will be treated as the capital outlay and the depreciation being allowed to the lessee on the initial value, namely the amount for which the hired assessee would have been allowed and being sold for cash at the date of agreement. The allowance to be made in respect of the hire should be the amount of the difference between the aggregate amount of the periodic payment under the agreement and the initial value stated above. The amount of the disallowance should be spread over the duration of the agreement. Eventually, if however the agreement is terminated either by the
outright purchase of the asset or its return by the seller, the deduction should be ceased from the date of termination of the agreement. इस पर्टिकुलर पॉइंट में सारे में ये कहना चाह रहा है कि अगर इवेंचुअली जो आप पेमेंट कर रहे थे, पीरियोडिकल पेमेंट हायर परचेज के लिए कर रहे थे, हायरकी हो जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो जो हायर पे ली हुई थी उसी की ही प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगी? तो वो मिलेगी, आपने जो कंसिडरेशन पे करी है वो अगर डिडक्शन होगी और उसके बीच में जो इनिशियल वैल्यू आपकी डिसाइड हुई थी, अगर आप एसेट कैश में लेते हो, उनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो अलाउ हो जाएगा, और जो भी आपको डिडक्शन मिलेगी, इसको बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी ड्यूरेशन ऑफ द अग्रीमेंट के हिसाब से मिलेगा। पर उसके साथ साथ एक बात और भी कह रहा है, जिस साल में अगर वो आपका कंट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, उस साल से आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, आपको जो डिडक्शन मिलनी बंद हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से हम इसको कंप्लीट करेंगे।